सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी अभी किसने बनाई है। तो सही उत्तर होगा चाइना ने इसको बनाया है। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक बनाई है जिसे क्या कहा जा रहा है, जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, इसको नाम दिया इन्होंने। मतलब ये एक तरह की बैटरी है जो क्या करती है, कोयले को सीधा बिजली में बदल देती है, कोयले से सीधे बिजली बना देती है। इसमें कोई धुआं वुआं वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलने का काम ही नहीं है, किसी तरह का कोई एमिशन नहीं होता। कोयला डालो बिजली निकलेगी, कोयला डालो बिजली निकलेगी, ये चीज है। अभी तक हम जानते हैं कोयले से हम बिजली कैसे बनाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पे इसका इस्तेमाल होता है कोल का। पहले कोयले को जलाया जाता है, फिर उस कोयले की गर्मी से जो पानी है उससे भाप बनता है, फिर वो भाप क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, वो घूमेगा तो बिजली बनती है। तो ये प्रोसेस होता था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या आती थी, एक तो धुआं बहुत निकलता है, एमिशन बहुत ज्यादा होता है, और उसके अलावा ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद होती है, एफिशिएंसी कम है मतलब। लेकिन अब जो ये तकनीक लेकर के आ रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या करा, कोयले को सीधा मशीन में डाल देंगे, उसे जलाएंगे नहीं, और उसके अंदर एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसेस होगी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन। इससे क्या होगा, कोयले की ऊर्जा सीधे बिजली में बदल जाएगी, कोयले से सीधा बिजली बन जाएगी। मतलब बीच में कोई भाप नहीं, टरबाइन नहीं, कोई मशीन नहीं है। तो इसका फायदा क्या है, फायदा सबसे बड़ा यही है, जीरो कार्बन एमिशन होगा, कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं है, एफिशिएंट ऊर्जा होगी, यानी कि बर्बादी कम होगी ऊर्जा की, और पर्यावरण के लिए ये बेहतर होगा। अच्छा, आप पूछोगे इसमें CO2 का क्या होगा। इसमें जो CO2 है उसको हवा में नहीं छोड़ा जाएगा, तभी हमने कहा कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा। तो उसको हवा में नहीं छोड़ेंगे, उसको ये पकड़कर इस्तेमाल कर लेंगे, उससे ये सिंथेसिस गैसेस बना लेंगे, बेकिंग सोडा बना लेंगे, यानी प्रदूषण भी यहाँ पर काम की चीज बना देगा। उस प्रदूषण को भी हमने इस्तेमाल कर लिया हमारी काम की चीजें बनाने में। अब आप कहोगे ये तो बड़ी मजेदार चीज है, सब जगह लागू कर दो। पर समस्या अभी यह है कि ये तकनीक अभी लैब में ही है, मतलब लैब में इसको छोटे रूप में बना करके अभी टेस्ट किया गया। अभी बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रोसेस महंगा है, जो मशीनें बनेंगी बड़ी बड़ी वो मजबूत बनानी होंगी। तो अभी कुछ समस्याएं हैं, अभी मतलब टेस्टिंग के रूप में इन्होंने लैब में इसको बनाया है और सफल परिणाम मिले हैं। ठीक है, तो बात आपको पूरी समझ में आ गई ना। किसने बनाया, हमने देख लिया चाइना ने बनाया, तो चाइना लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग होती है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय आपको यहीं मिलेगा। करेंसी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आपको पता है एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, वो चीन में बहती है, चीन के शंघाई शहर के किनारे, या यूं कहूं कि चीन का शंघाई शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, हुआंगहो नदी को, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। आपको याद होगा अभी YJ-20 नाम से एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था चाइना ने, और इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20। चाइना ने कहा कि वो अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर भी बनाएगा, घोषणा की है। और हमने अभी चाइना में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया था विक्रम दुर्रेस्वामी को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो आंसर होगा महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी याद रखना, ये एक आधुनिक युद्धपोत है, वॉरशिप है, जिसे अभी भारत ने खुद बनाया है, और अभी इसे फाइनली भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। कहाँ से, मुंबई से शामिल किया। बनाया किसने है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में इसको बनाया गया। और किस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बना है। ये स्टील्थ तकनीक से बना है। स्टील्थ का मतलब हो गया ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगा आसानी, और फ्रिगेट मतलब होता है छोटा युद्धपोत आप कह सकते हैं। और ये नीलगिरी श्रेणी का छठा जहाज है। मतलब प्रोजेक्ट 17A के तहत जो पहला जहाज बना था उसका नाम था नीलगिरी, और उसके बाद जो भी बनेंगे वो नीलगिरी श्रेणी के कहे जाएंगे। तो 17A के बारे में आपको बता दूं, प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत टोटल 7 जहाज बनने हैं। जो पहला बना था वो INS नीलगिरी था। इसमें ऐसा है कि 4 जहाज तो बना रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर, और बाकी 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर। तो जो मजगांव डॉक बना रहा है वो 4 कौन कौन से हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। आज जो हमने प्रश्न में बात की है वो महेंद्रगिरी की। बाकी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर बना रहा है वो 3 कौन कौन से हैं, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में DRDO ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है।
तो आंसर होगा विक्रम VT-21। तो विक्रम VT-21 ये आधुनिक बख्तरबंद एक लड़ाकू वाहन है, टैंक जैसा वाहन है, आप फोटो में भी देख सकते हो। और इसको लाने का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, हमारे पास सेना के पास जो पुराने वाहन है BMP-2 जैसे वाहन, तो उनको रिप्लेस करके इस ये नया वाला लेकर के आएंगे। उद्देश्य है हमारी सेना को ज्यादा ताकतवर और आधुनिक बनाना। भाई पुराने वाले में कुछ कमियां होगी तो उसको हटाएंगे और नया लेकर के आएंगे उन कमियों को दूर करके। तो ये एक ऐसा फ्यूचर का लड़ाकू वाहन है जिसमें सैनिक बैठ करके युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं और वहीं से दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, दो मॉडल में इसको लेके आ रहे हैं, एक पहियों वाला होगा और एक ट्रैक वाला होगा। जो पहिए वाला होगा वो तेजी से चलेगा, मतलब शहर में या रास्तों पे, रोड पे, सड़कों पे आपको चलाना है तो वो अच्छी तरह से वहां पे काम आएगा। लेकिन दूसरा होगा अगर आपको खराब रास्तों पे, पहाड़ों पे, रेगिस्तान वगैरह पे चलाना है तो फिर ट्रैक वाला हम यूज करें। कुछ खास बातों की इसकी बात कर ले, कुछ खासियतें क्या है इसकी। एक तो मजबूत सुरक्षा देगा, मतलब इसके अंदर हमारे सैनिक बैठे होंगे, ऊपर से आप गोली चला दो, बम बरसा दो, धमाके कर दो, सैनिकों को खरोच तक नहीं आएगी। मतलब इसकी जो बॉडी होगी वो बहुत मजबूत होगी। उसके अलावा इसमें हथियार होंगे, हथियारों से लैस होगा, ऑटोमेटिक गन लगी होगी, नाग मिसाइल तक इसमें फिट होगी जो टैंक को उड़ा सकती है। सामने टैंक आ जाएगा तो ये नाग मिसाइल उस पर डाल देंगे, फायर कर देंगे तो टैंक तक फोड़ सकते। काफी तेज होगा, इसका इंजन काफी शक्तिशाली है, तेज मतलब काफी तेज गति से चलेगा। और इंजन ताकतवर है, मतलब कैसा भी रास्ता आ जाए उसको आसानी से पार कर जाए। और ये सबसे बड़ी बात है, पानी पे भी ये चल सकता है। मतलब हमने कहा रोड पे चल जाएगा स्पीड के साथ, खराब रास्ते आगे रेगिस्तान आ जाए उनको आसानी से पार कर जाएगा। अगर सामने कोई नदी वदी आ गई भैया उसको भी पार कर जाएगा, पानी में भी चल सकता है। तो ये सब इसकी खासियतें हैं। कौन बना रहा है? DRDO ने इसको बनाया है। DRDO के साथ भारत फोर्ज और टाटा एडवांस जो कंपनी है वो मिलकर के इसको तैयार कर रही है। ठीक है, तो विक्रम VT-21 आधुनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। ठीक है, जो भी इससे इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी है। अब DRDO इसका निर्माण कर रहा है, DRDO के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। 1958 में स्थापित हुआ था ये, नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत। पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी। और मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, ये दो चार बातें और है DRDO से, वो भी देख लो कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट का भी पहला सफल परीक्षण भी किया था DRDO ने। इसकी रेंज 120 किलोमीटर। कहां से किया था? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से किया था। DRDO ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है। ये सिस्टम क्या करेगा, ये मशीन क्या करेगी? खारे पानी को मीठे पानी में बदल देगी। और DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में भी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का भी परीक्षण किया था। और अभी DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक नई मिसाइल, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का भी अभी टेस्टिंग किया था उड़ीसा के पास समुद्र में ही। किस हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया? अभी सी किंग हेलीकॉप्टर से। अभी कल परसों हमने पढ़ा था इसके। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। हर साल 1 मई को हम ये इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दिन उन सभी मजदूर भाइयों को सम्मान देने के लिए होता है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और 1 मई को ही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में पहले के समय, पुराने समय में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, 10-10, 16-16 घंटे तक। फिर इसका विरोध करने के लिए 1 मई 1886 को अमेरिका के हे मार्केट स्क्वायर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, जिसे हे मार्केट अफेयर भी कहा जाता है। तो उसी तारीख की याद में इस दिन को हमने चुना है 1 मई को। अच्छा, भारत में पहली बार ये कब मनाया गया था? 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। अच्छा, बात कर ले, ये तो सबको पता है 1 मई को होता है। थीम क्या है इस बार की? थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। वैसे आप जानते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होबिंको है, पहले अफ्रीकी हैं इस पद पर आने वाले। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब नोबेल पीस प्राइज मिला था? एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, 1969। ठीक है, अब मई के इंपॉर्टेंट डेज आपके शुरू हो चुके हैं। जब भी इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज आएंगे, बार बार मैं आपको स्टार्टिंग से यहीं से रिवाइज कराऊं और इस महीने के एंड तक बार बार कराता रहूंगा ऐसा, क्योंकि इनको याद करने का यही तरीका है कि आप बार बार बोलो, बार बार रिपीटेशन में लाते रहो, चीजों को रिपीट करते रहोगे, बोलते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तब तक चीजें आपको याद रहेगी। जिस दिन आपने रिविजन करना छोड़ दिया, आप सब कुछ भूल जाओगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। चीजों को याद करने का एक ही तरीका है, रिवाइज करना।
और जो नए स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूं, इसी के लिए रिवीजन होता रहे, इसी के लिए आपका टेस्ट बना करके मैं डेली देता हूँ। डेली आपको फ्री में टेस्ट मिल जाता है, तो जब भी आपको समय मिले कोई से भी दिन का टेस्ट खोलो और उसका रिवीजन करते रहो, टेस्ट लगाते रहो। वो आपके हाथ में है, आप कौन से दिन का टेस्ट लगाना चाहते हो। रैंडमली कुछ भी उठा लो, रैंडमली नहीं उठाना चाहो तो एक सीक्वेंस ले लो कि एक महीने के पहले के लगा लेते हो। जैसे आज मान लो 3 तारीख है, 3 मई है, तो आप पिछले महीने की 3 तारीख ले लो, या अभी तक जितने भी महीने निकल गए 2026 में, एक काम कर लो, हर महीने की मैं 3 तारीख को, आज जो तारीख होगी आज का तो लगाऊंगा इसे ही टेस्ट, पिछले जितने भी महीने निकल गए उनकी हर 3 तारीख का टेस्ट भी लगाऊंगा। इससे एक सीक्वेंस बन जाएगी, आपका एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे कल 4 तारीख आएगी, अब हर महीने की 4 तारीख के टेस्ट आपको लगाने हैं। ऐसा आप हर महीने करते रहोगे तो हर महीने आपका रिपीट होता रहेगा, हर महीना बार बार रिवाइज होता रहेगा। वो आपको सेट करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मिजोरम ने। तो मिजोरम सरकार ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम है खुआरल, और मिजो भाषा में इसका मतलब होता है प्रकृति। मतलब क्या हो गया इसका, जब बाढ़ आती है, जब भूस्खलन आता है यानी कि लैंडस्लाइडिंग, या आग जैसी आपदा आती है, या भूकंप, मतलब कुछ भी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो लोगों को जानकारी देरी से मिलती है, तो इस कारण से जनहानि बहुत हो जाती है। तो इस एप्लीकेशन से सरकार और जनता के बीच तुरंत संपर्क हो पाएगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, या इस एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो? आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो, मतलब अगर कहीं भूस्खलन आया, कहीं बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो आप सीधे एप्लीकेशन पे बता सकते हो भैया कि यहाँ पर ये घटना हो गई है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी तरह से सरकार तुरंत अलर्ट भेज पाएगी, जैसे कोई खतरा आ जाता है, जैसे कि पब्लिक को बताना है कि भैया सुरक्षित जगह पे चले जाओ वगैरह, जो भी बताना है, तो सरकार तुरंत आपको अलर्ट भेज देगी अगर इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हो। और जो भी डेटा है वो सारा रिकॉर्ड होगा, इससे सरकार को पता चलता रहेगा कि भैया कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसका फायदा यही होगा, खासकर बारिश के समय या भूस्खलन के समय मदद जल्दी पहुंच पाएगी, लोगों की जान बच सकेगी, जो भी राहत कार्य होगा वो तेजी से होगा। मतलब जो डिले होता था ना, घटना हो चुकी है उसके 1 घंटे बाद प्रशासन को पता चल रहा है, उसके 2 घंटे बाद वो आ रहा है, तो ये जो टाइम डिले होता है इसके कारण ही बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो टाइम डिले को कम करने के लिए ही ये एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, जिसका नाम है खुआरेल। मिजोरम लेकर के आए। मिजोरम ले चलते हैं आपको, येरा मैप में मिजोरम। कैपिटल आइजोल होती है, मुख्यमंत्री है लालदुहोमा, गवर्नर है वीके सिंह। चापचार महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, एंथोरियम महोत्सव हो गया। और याद रखना, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम बना था, जबकि दूसरा गोवा है। ठीक है, कुछ और प्रश्न देख लें यहाँ से। तो ये मैं आपको बता दिया, उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का पहला साक्षर राज्य बना था मिजोरम। राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी ये बनी थी आइजोल, मिजोरम की जो कैपिटल है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मिजोरम के लुंगफुन रोपई स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई। और मिजोरम अभी भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर तो इंदौर है। और मोदी जी ने अभी बैराबी सरांग रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया था। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का पहला जिंजर कैपिटल घोषित किया था। उसके अलावा ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको यही चलाया गया था मिजोरम में ही। अभी चापचारकुट महोत्सव भी मनाया गया था। कौन सी जनजाति मनाती है? मिजो जनजाति। ठीक है, तो ये सारी बातें मिजोरम से हो गई। और आज का प्रश्न क्या था, मिजोरम ने अभी कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? याद रखना, खुआरेल उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य ये कौन सा बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। आंसर होगा इसका सिक्किम। तो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, अभी इन्होंने 1 मई 2026 को सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले कोर्ट में हर काम कागज पर होता था, कोई भी फाइलें हो गई, दस्तावेज हो गए, सुनवाई हो गई, कागज का इस्तेमाल होता था। पर अब सब काम यहाँ पर ऑनलाइन होगा, डिजिटल तरीके से हो, मतलब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी केस दर्ज होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ई फाइलिंग होगा। आपको यहाँ तक कि कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे भी आप सुनवाई में भाग ले सकते हो। वर्चुअल हियरिंग मतलब आप केस कैसा चल रहा है, कहाँ पर किस स्टेज पे पहुंचा, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, मतलब अपने केस को ट्रैक कर सकते हो। और एआई का भी उपयोग होगा काम जल्दी और आसान करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, जो दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनको बार बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे भी वो ऑनलाइन सब कुछ काम कर पाएंगे जो पॉसिबल होगा। बाकी कभी कभार आना होगा तो वो तो आना ही पड़ेगा।
लेकिन हर बार आने की जरूरत नहीं। इससे समय बचेगा, पैसे की बचत होगी, काम जल्दी होगा और जो न्याय प्रणाली है उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा है। देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सिक्किम बन गया है। अच्छा, मैं आपको सिक्किम तो लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। अगर पूछा जाए कि कागज रहित चुनाव अभी आयोजित किया गया था कहां पर? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कागज रहित न्यायालय ये बना था केरल हाईकोर्ट। ई विधान एप्लीकेशन लागू करके नागालैंड पहली कागज रहित विधानसभा बनी थी। और कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी? दुबई सरकार। सिक्किम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल गंगटोक हो गई, मुख्यमंत्री है पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग भी बोलते हैं, गवर्नर है यहाँ के ओम प्रकाश माथुर। कुछ सिक्किम से करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर करेंगे, रिवाइज करें। तो सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की थी। नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और अभी सिक्किम के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। एक तो तुंग बुक है, 3 तार वाला वाद्य यंत्र, और एक है पुंतोंग पलित, बांस की एक बांसुरी है ये। इन दोनों को लेपचा वाद्य यंत्र कहा जाता है, इनको जीआई टैग मिला था। उसके अलावा याद रखना, पाक योंग हवाई अड्डा ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। अभी इसका नाम बदल करके त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा किया गया था। अभी भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था सिक्किम के पाक योंग जिले में। उसके अलावा भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन हिम सेतु नाम का एक बचाव अभियान चलाया था। कहां पर? उत्तरी सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया है? तो आंसर होगा जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना भी केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रहे, कौन? न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, इनको राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यहाँ पर वो रामलिंगम सुधाकर की जगह लेंगे। यहाँ पर वो 5 साल तक या 67 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, इस पद पर वो बने रहे। अच्छा, है क्या ये राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण? इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आप कहोगे ये एक सरकारी अदालत जैसी संस्था है जो कंपनियों से जुड़े जो भी मामले होते हैं, जैसे दिवालियापन कोई कंपनी को घोषित कर दिया गया, जो या उससे संबंधित कंपनियां, कोई भी विवाद है, कंपनियों के जो भी मामले होंगे उसको ये सुलझाने का काम करती है। और उसी के प्रेसिडेंट, उसी के अध्यक्ष बनाया गया है अभी ग्रेवाल साहब। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। कुछ अपॉइंटमेंट में आपको और रिवाइज कराता हूँ। अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ। और देश की पहली खुले तौर पर क्वीर एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद बनी थी मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी। विक्रम दुर्रई स्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। उसी तरह से पेरिया स्वामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बनाया गया। और राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष बने अभी डॉक्टर संजय तिवारी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख वीर विक्रम यादव बने। और बीपीसीएल के नए सीएमडी संजय खन्ना बने। नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव बने। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने थे। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना, लेटेस्ट है बिल्कुल सारे अपॉइंटमेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि कचरे से निपटने के लिए भी भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा गुजरात में। तो गुजरात के कांडला बंदरगाह, या इसी को दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, तो यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। ग्रीन मेथेनॉल क्या है भैया? ये एक तरह का साफ यानी कि इको फ्रेंडली फ्यूल है, ईंधन है, जिसे जहाजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पेट्रोल डीजल से कम प्रदूषण करता है। अच्छा, इसको बनाया किसे जाएगा? तो वो भी मैं आपको बता दूं। एक खतरनाक झाड़ी होती है जिसको कहते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, या गंडो बावल भी इसको कहा जाता है। खतरनाक झाड़ी क्यों बोला? क्योंकि ये खेतों को या घास के मैदानों को नुकसान पहुंचाती है। तो इस झाड़ी को और खेतों का जो भी कचरा होता है, जैसे कपास के डंठल हो गए, गन्ने की खोई हो गई, तो उन सबको लिया जाता है, उन सबको एक मशीन में डाल देंगे और उनसे बनाई जाती है सिन गैस। और फिर इस गैस को बदल करके ग्रीन मिथेनॉल बनाया। तो इस तरह से बनता है ग्रीन मिथेनॉल। तो इसको बनाने से फायदा क्या होगा? एक तो ये बेकार और जो हानिकारक जो झाड़ियां होंगी वो हट जाएंगी। उससे हम एक ईंधन बना लेंगे, फ्यूल बना लेंगे, जहाजों में इस्तेमाल करेंगे। और हमने कहा इससे प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा। ये ईंधन खासकर समुद्री जहाजों के लिए बनाया जा रहा है ताकि वे साफ ईंधन का इस्तेमाल कर सके। फिर आगे के प्लान क्या है? अभी तो प्लांट रोज
5 टन ईंधन बनाएगा। भविष्य में इसे बढ़ा करके 500 तक 100 से 500 टन प्रतिदिन किया जा सके। ठीक है, वैसे तो मैं आपको डिटेल में हर चीज की जानकारी देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट देता हूँ, लेकिन अभी जो काम की बात है वो इतना सा याद रख लो कि भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, गुजरात में, गुजरात के कांडला बंदरगाह। अब मैं आपको सीधा गुजरात ले चलता हूँ, ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राज्य के पक्षी यहाँ का ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद, पुष्प है गेंदा, और गरबा नृत्य दांडिया यहाँ का नृत्य हो गया। वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांधे ताप्ती नदी पर, कडाना बांधे माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांधे बनास नदी पर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखेंगे यहाँ से, तो आपको याद आएगा लेक एंड एयर वॉच पहल अभी गुजरात ने शुरू की। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की थी। और समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना। पहला तो उत्तराखंड है, आप जानते हो। उसके अलावा माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन हुआ यहाँ पर। गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक बच्चा पैदा हुआ जंप स्टार्ट तकनीक से। और गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगा दी थी। अभी नारित एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर एआई टूल है, इसे गुजरात पुलिस ने बनाया है। इसे खास तौर पर ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच में पुलिस की मदद करने के लिए बनाया गया है। और अभी हमने पढ़ा वित्त वर्ष 2025-26 में दीनदयाल जो बंदरगाह है कांडला पोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बन गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे करंट अफेयर्स आपके गुजरात से हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप, जिसका नाम है ऑपरेशन नेत्र 1.0, ये कहां पर संपन्न किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी भारतीय सेना ने लद्दाख के ऊंचे और दूर दराज इलाकों में लोगों की आंखों का इलाज करने के लिए खास 4 दिनों का एक कैंप लगाया और उसी को नाम दिया ऑपरेशन नेत्र 1.0। 27 से लेकर 30 अप्रैल तक लगाया गया ये। और इस कैंप में 950 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 214 लोगों की सर्जरी यानी कि ऑपरेशन किया गया, जैसे मोतियाबिंद वगैरह का। और इसमें 15 लोगों ने खोई हुई रोशनी को वापस प्राप्त किया, दिखाई नहीं देता था, अब दिख रहा है मतलब। और यहाँ पे मरीजों का डेटा रखने के लिए ऑपरेशन नेत्र एप्लीकेशन नाम से एक स्वदेशी एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इसमें इतना ही ध्यान रखना। बाकी ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज में बना के दे ही रहा हूँ, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ये सब। कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, परवीन शेख को 2026 का व्हीटली पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो आंसर होगा इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए। फिर अगले में पूछा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक 157। फिर पूछा ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। फिर आपसे पूछा ईपीएफओ ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है ई प्राप्ति। फिर पूछा था अभी स्काई हॉप एविएशन, ये भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू करेगा? लक्षद्वीप में। फिर पूछा डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल साल्वो लॉन्च किया था, कहां पर? उड़ीसा में। आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। और भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दे दी? 4 को। और पर्व नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया अभी सेबी ने। 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन हुआ? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।